अच्छा जी, आज सबसे पहला सवाल हम ये करने लगे हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जिन्हें एग्जीक्यूटिव कोर्ट डिटरमिन करेगी। या दूसरे लफ्जों में आपको ये सवाल आ सकता है कि क्या एक फैसले के बियॉन्ड जाकर एग्जीक्यूटिव कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर सकती है। ठीक है, तो इसमें ये बात है कि जब आप डिक्री के जरिए अपने राइट्स को डिक्लेयर करवा देते हैं ना, तो उसको इन्फोर्स फिर करवाना होता है, उसे हम एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग कहा जाता है, उसे कहते हैं। ठीक है, और उस फैसले पर कौन अमल दरामद करवाएगा, ये भी एग्जीक्यूटिव कोर्ट करेगी। एग्जीक्यूटिव कोर्ट वही होती है जो जिसने केस का डिसीजन दिया होता है, लेकिन ये है कि बाद में नाम जस्ट चेंज हो जाता है, एग्जीक्यूटिव कोर्ट बन जाती है। और ये है कि जब डिक्री को इन्फोर्स करना होता है उसके तमाम मामला एग्जीक्यूटिव कोर्ट देखती है। Introduction. Rights can be enforced by means of a civil suit, excluding those rights flowing out of a decree, which can only be enforced by execution proceeding, and a suit respecting such right is barred by virtue of Section 47 of Code of Civil Procedure. Section 47 does not bar the remedy, but only regulates the forum for the enforcement of rights relating to the execution, discharge or satisfaction of decree by the executing court. ये सेक्शन 47 का ये काम नहीं है कि रेमेडी को ख़त्म कर रहा है, बल्कि ये है आपको एक प्रोसीजर बता रहा है कि किस फॉरम पे जाके आपने अपने राइट्स को इन्फोर्स करवाना है, जहां पर एग्जीक्यूशन का मामला आता है। तो एग्जीक्यूशन का मामला एग्जीक्यूटिव कोर्ट देखेगी। इस हवाले से रेलेवेंट प्रोविजन है सेक्शन 47। क्रॉस रेफरेंस में आप ऑर्डर 21 लिख दीजिएगा, या फिर जो मैंने आपको सीपीसी की क्रॉस रेफरेंस बताए हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 1 एंड 2 और सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी। अच्छा, अब देखते हैं कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट किसे कहते हैं। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ऐसी अदालत होती है जो आपकी डिक्री को इन्फोर्स करती है, यह जिसकी इन्फोर्समेंट की वजह से डिग्री होल्डर अपने राइट्स को के जरिए बेनिफिट्स ले सकता है। अच्छा, कौन सी अदालतें हैं जो डिग्री को एग्जीक्यूट करेंगी? एक तो सबसे पहले जिस अदालत ने फैसला पास किया है, या जिसे डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए ट्रांसफ़र कर दी जाती है, या जिसे प्रोसीडिंग्स ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं, ये अदालतें हैं जो कि डिग्री को एग्जीक्यूट कर सकती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन से ऐसे सवालात हैं जिन्हें एग्जीक्यूटिव कोर्ट डिटरमिन कर सकती हैं। आप जब एक सिविल दावा दायर करते हैं उसमें दो तरह के सवालात होते हैं, एक होता है प्री डेक्रेटल क्वेश्चन, ठीक है, और एक होता है पोस्ट डेक्रेटल क्वेश्चन। प्री डेक्रेटल क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि ऐसे मामला जिसे आप डिग्री के जरिए इन्फोर्स करवाएंगे, सॉरी जिसकी कंट्रोवर्सी के वाले से जो आप जजमेंट लेना चाह रहे हैं ना, उसे हम प्री डेक्रेटल क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, और एक होते हैं पोस्ट डेक्रेटल डिग्री। पोस्ट डेक्रेटल डिग्री या क्वेश्चंस वो होते हैं ऐसे मामला जो कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट इन्फोर्स करवाएगी। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट पोस्ट डेक्रेटल क्वेश्चंस तक महदूद है। इन मामलात को एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने इन्फोर्स करवाना होता है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 47 की कंडीशंस बताई गई हैं। सबसे पहले तो ये है कि डिग्री के बाद, डिग्री पास करने के बाद वो क्वेश्चंस राइज हुए हों, पार्टीज़ के दरमियान हुए हों या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान, और वो जो सवालात हैं वो एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री से रिलेटेड हो। सेक्शन 47 तक के तहत पर्पज़ ये है कि जो एंडलेस लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है ना, कभी ना ख़त्म होने वाली लिटिगेशन, एक तो उसको रोकना है, और ये है कि अगर आप जब डिग्री ले लेते हो, उनको जब इन्फोर्समेंट का प्रॉब्लम आता है या इसको इन्फोर्स करवाना होता है, तो उसके लिए एक सिस्टमेटिक मैकेनिज्म प्रोवाइड कर दिया गया है ताकि अननेसेसरी डिले ना हो। ठीक है, और इसमें यह कहा गया है कि आप फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकते एग्जीक्यूशन के लिए, तो यहाँ पर सेपरेट सूट बार कर दिया गया है। और ये एब्सोल्यूट जो बार्स हैं उनमें से एक कैटेगरी भी है कि इसमें आप सिविल कोर्ट अपनी जुरिस्डिक्शन का फिर इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। अच्छा, ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन पर भी सेक्शन 47 एप्लीकेबल है। अब हम 11 हेडिंग में देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट के कौन से अख्तियारात हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब डिग्री की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड तमाम मामलात को डिसाइड करना है, या उसकी डिस्चार्ज सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री का मसला है, या डिग्री को एग्जामिन करना है। अब ये बजाय इसके आप इसी तरह आप इसको लिखें, आप एक एक लाइन में लिख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट की ये पावर है, ये पावर है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। पावर टू इंटरप्रेट डिग्री, अगर जहाँ पर कोई एम्बिग्विटी, क्लैरिटी नहीं है, डिग्री की इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड है, वजाहत ज़रूरी है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन कर सकती है। या फिर अगर प्रॉपर्टी जब्त कर ली गई है या सज़ा दे दी गई है, उसके ख़िलाफ़ भी रिलीफ ग्रांट किया जा सकता है। उसके बाद ये है कि
कॉस्ट अवॉर्ड करना है, इंटरेस्ट देना है, या कन्वर्जन का मसला है कि जैसे कि सूट को प्रोसीडिंग्स को सूट में, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स है ना उसको सूट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि सूट की जैसे प्रोसीडिंग्स होती है वैसी एज इट इज़ ये कंटिन्यू रहेंगी, तो कन्वर्जन की भी पावर है। उसके बाद एडिशनल कोर्ट फीस के हवाले से हुक्म देना है, ये भी ऑथराइज कर सकती है। या फिर दावे से रिलेटेड अगर पार्टीज को ऐड करना है, ये मामला भी एग्जीक्यूटिव कोर्ट देखेगी। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ डिग्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके अलावा टू डिटरमिन क्वेश्चन एज टू जुरिसडिक्शन, टू ग्रांट रिलीफ टू पार्टी इन डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्टिंग पार्टी का कोई रिलीफ बनता है वो भी एग्जीक्यूटिव कोर्ट अवॉर्ड करेगी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, रिकॉल द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, क्वेश्चन एज टू लिमिटेशन, टू इशू प्रिसेप्ट। अब ये आपके लिए एक नया लफ्ज़ है। प्रिसेप्ट का मतलब ये होता है कि जब डिग्री की एग्जीक्यूशन में आपने प्रॉपर्टी को अटैच करवाना होता है, लेकिन जो वो प्रॉपर्टी किसी और अदालत की जुरिस्डिक्शन में होती है, तो रेफरेंस बन के जाता है एक अदालत से दूसरी अदालत में कि आपके लोकल एरिया में ये प्रॉपर्टी है जो कि अटैचमेंट जिसकी रिक्वायर्ड है, तो प्रिसेप्ट इशू किया जाता है, ठीक है। ये भी इस हवाले से एग्जीक्यूटिव कोर्ट अपने अख्तियारात का इस्तेमाल कर सकती है। या कि जहाँ पर मनी की रिकवरी का मैटर है तो इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट के लिए परमिट कर सकती है। या लीगल रिप्रेजेंटेटिव, डिसीज के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स परमिट कर सकती है। ये एग्जीक्यूशन को इन्फोर्स करना है, क्लैरिकल, अरेथमेटिकल, मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन की गलती है उसको करेक्ट कर सकती है, ठीक है। और एग्जीक्यूशन पटिशन दायर करने के लिए 3 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है। हाँ जी, आप बताएं किसी का कोई क्वेश्चन, फिर आगे मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर क्लियर है तो मैसेज कर दें, अदरवाइज आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर क्लियर है तो मैसेज कर दें, फिर आगे चलती हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर करें, मैं इधर रुक सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। जिशान, हुसनैन, सायरा, इकरा, साइमा, क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है कॉस्ट एंड कॉम्पनसेटरी कॉस्ट। अब हम यहाँ पर कॉस्ट की काइंड्स पढ़ने लगे हैं। देखें, कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो एक्सपेंसेस हुए ना केसेस में, वो लूजिंग पार्टी से लेके विनिंग पार्टी को दे दिए जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन या तो ये हो सकता है कि कॉस्ट क्या है, कॉस्ट की कितनी टाइप्स हैं, या सेक्शन 35A में क्या फ़र्क है, ठीक है। इस हवाले से दो तरह की कॉस्ट पाई जाती हैं, एक सेक्शन 35 के तहत है और एक सेक्शन 35A के तहत है। अच्छा, पहले देखते हैं कि कॉस्ट क्या होता है। मनी फॉर्मेट में जब लूजिंग पार्टी से विनिंग पार्टी को जो कॉम्पनसेट किया जाता है, या जो विनिंग पार्टी रिकवर करती है अमाउंट, दावा इंस्टीट्यूट करने के हवाले से या जो उसके डिफेंड करने के हवाले से अखराजात हुए हैं, उसको हम कॉस्ट कहते हैं। एक्चुअल कॉस्ट होती है, कॉम्पनसेटरी कॉस्ट होती है। एक्चुअल कॉस्ट में ये बताया गया कि ये अदालत की डिस्क्रिशन है कि ये डिटरमिन करेगी कि कौन सा बंदा किस हद तक कॉस्ट देगा, ठीक है, किस एक्सटेंट तक दी जाएगी। और इस हवाले से ये इसके लिए ज़रूरी नहीं कि अदालत की कॉम्पिटेंसी हो कि वो दावे को सुन सकता है कि नहीं सुन सकता, ठीक है। उसके बाद ये है कि केस के हालातों वाक़यात के मुताबिक दी जाएगी। अगर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के मुताबिक नहीं दी जाएगी तो इसकी रीजंस भी रिकॉर्ड की जाएंगी। और अगर इंटरेस्ट अवॉर्ड करना है तो 6% के हिसाब से एनुअली ये एक्सीड करेगा, एक्सटेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट अवॉर्ड करने के लिए क्या रूल्स बताए गए हैं। इसमें यह बताया गया कि सक्सेसफुल पार्टी इंटाइटल्ड होगी कि इसको कॉस्ट दिया जाए, लेकिन अगर जहाँ पर दोनों पार्टीज इक्वली सक्सेसफुल हैं तो जितना दोनों का हिस्सा बनेगा उस लिहाज से कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और कॉस्ट अवॉर्ड करने के लिए जुरिस्डिक्शन का होना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद हम दूसरी काइंड पढ़ते हैं, कॉम्पनसेटरी कॉस्ट। कॉम्पनसेटरी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे आप किसी के खिलाफ कोई क्लेम दायर करते हैं या डिफेंस लेते हैं, लेकिन उसकी बुनियाद फ्रॉड पर है, तो अगर अपोजिंग पार्टी साबित कर दे शुरू में कि आपका क्लेम ठीक नहीं है, तो हर जाने के तौर पे जो आपको मॉनेटरी फॉर्म में कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, हम उसे कॉम्पनसेटरी कॉस्ट कहते हैं। इसके लिए कुछ यहाँ पर रूल्स बताए गए हैं कि जिसमें यह बताया गया है कि जब कॉस्ट का हुक्म देना है ना, तो वो उसकी पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अर्ली एज पॉसिबल आपने ऑब्जेक्ट करना है अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन है क्लेम और डिफेंस के हवाले से, ठीक है। और ये है कि अगर आप उसी के केस में जिसमें कॉम्पनसेटरी कॉस्ट अवॉर्ड किया गया है, अगर कोई आप बाद में डैमेजेस का दावा दायर कर देते हैं, तो पहले जो अमाउंट दी गई है वो लाजमी तौर पर कंसिडर की जाएगी उस केस में, ठीक हो गया। उसके बाद ये यहाँ पर
बताया गया है। सबसे पहले ये प्रोसीडिंग्स के लिहाज से क्या डिफरेंस है। एक्चुअल कॉस्ट ना दावे में अवॉर्ड किया जाता है जब प्रोसीडिंग्स होती चल रही होती हैं सूट में, और जो कॉम्पनसेटरी कॉस्ट है वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में भी अवॉर्ड किया जा सकता है। उसके बाद अगला डिफरेंस है डिफरेंस एज टू ज्यूरिसडिक्शन। अदालत के पास ज्यूरिसडिक्शन है कि नहीं है, वो भी एक कोर्ट एक्चुअल कॉस्ट अवॉर्ड कर सकती है। लेकिन कॉम्पनसेटरी कॉस्ट के लिए कहा गया कि पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होना ज़रूरी है। फिर आगे सेक्शन 35 जो कि एक्चुअल कॉस्ट से रिलेटेड है, उसमें ये कहा है कि रीजंस लाजमी रिकॉर्ड होंगे, लेकिन 35A में रीजंस रिकॉर्ड करने के हवाले से मैंडेटरी प्रोविजन नहीं दी गई। उसके बाद एज टू इंटरेस्ट, सालाना 6% के हिसाब से इंटरेस्ट बढ़ेगा एक्चुअल कॉस्ट में, जबकि कॉम्पनसेटरी कॉस्ट में किसी इंटरेस्ट के हवाले से कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया। उसके बाद एज टू लिमिट, एक्चुअल कॉस्ट के हवाले से कोई लिमिट एक्सटेंड नहीं बताएगी। कॉम्पनसेटरी कॉस्ट में कहा गया कि वो अदालत की पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के बयान नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये कि एक्चुअल कॉस्ट विनिंग पार्टी को दिया जाएगा और अनसक्सेसफुल पार्टीज को देगी। और कॉम्पनसेटरी कॉस्ट के हवाले से ये कहा गया कि झूठा क्लेम या झूठा डिफेंस आप लेके आएंगे तो आपको पे करना पड़ेगा। डिफरेंस एज टू डिफेंस, 35 के तहत आपका डिफेंस फॉल्स नहीं होना चाहिए, जबकि 35A के तहत आपका डिफेंस फॉल्स विक्सेशियस होगा तो कॉम्पनसेटरी कॉस्ट अवॉर्ड किया जाएगा। हाँ जी, क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं है आपका? अगर क्लियर है तो मैसेज कर दें। देखें, दोनों पार्टीज को अगर कोई कॉस्ट पड़ता है ना, अगर दावे के हवाले से आप कहते हैं, एक्चुअल कॉस्ट की बात करते हैं, तो फिर ये होता है कि समन्स भेजने का कितना खर्चा आया है, या किसी विटनेसेस को बुलाया गया है, स्टैम्प पेपर के हवाले से कोई खर्चा है, तो एक तरह से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ना कुछ परसेंटेज मुख्तस कर दी जाती है कि दावे में से इतने इतने ये जो एक्सपेंसेस बियर करने पड़े हैं ना, उस हवाले से उसमें कॉस्ट का हुक्म दिया जा सकता है। अमूमन यही तरीकाकार है कि विनिंग पार्टी को भी कहा जा सकता है, लूजिंग पार्टी को भी कहा जा सकता है। तो ये अदालत की डिस्क्रिप्शन है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टीज को कहा जाए कि आप कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ये कोई भी पार्टी हो सकती है जिसके हवाले से अदालत फैसला देगी। क्लियर है अब आपको स्टैंड? जी ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि ऑर्डर 17 रूल 2 एंड 3 में क्या फ़र्क है। ऑर्डर 17 एडजर्नमेंट से रिलेटेड है। रूल 2 में ये बताया गया है कि अगर पार्टीज में से कोई भी पेश होने से में नाकाम हो जाती है तो उनके खिलाफ ऑर्डर 9 में जो मोड्स प्रोवाइडेड हैं उसके मुताबिक प्रोसीड किया जाएगा। ऑर्डर 9 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपेयरेंस के हवाले से है। उसमें ये बताया गया कि अगर प्लेंटिव नहीं आता तो दावा डिसमिस कर दिया जाएगा, डिफेंडेंट नहीं आएगा तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट होंगी और फिर एक्स पार्टी डिग्री पास कर दी जाएगी। ठीक है, तो रूल 2 के साथ ऑर्डर 9 का भी आप हवाला देंगे। उसके बाद रूल 3 में देखते हैं। रूल 3 में ये बताया गया है कि अगर पार्टीज में से कोई एविडेंस प्रोड्यूस करने में नाकाम हो गई है, या विटनेसेस की अटेंडेंस ज़रूरी थी वो नहीं करवाई, या कोई नेसेसरी एड की परफॉर्मेंस थी ये भी नहीं किया, तो फिर ये होगा कि अदालत जो अवेलेबल है रिकॉर्ड है उसकी बेस की बुनियाद पे आगे फर्दर प्रोसीड करेगी और जो वो मुनासिब समझेगी उसके मुताबिक ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने फर्दर एडिशन किया है सेक्शन 32 की, जिसमें अगर आपको कोई अदालत काम करने को कहती है, अगर आप उसको उसकी कंप्लाइंस नहीं करते तो वारंट्स इशू किए जा सकते हैं गिरफ्तारी के लिए, प्रॉपर्टी को टैच और सेल भी किया जा सकता है या फाइन इम्पोज किया जा सकता है। इसके साथ सेक्शन 94 का भी आप हवाला दे सकते हैं, जिसमें सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स में मतलब कि जो जस्टिस के तकाजे पूरे करने के लिए फर्दर जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है उसमें अरेस्ट वारंट भी इशू किए जा सकते हैं, सिक्योरिटी फर्निश करने का भी कहा जा सकता है, टेम्परेरी इंजंक्शन भी ग्रांट की जा सकती है, रिसीवर की अपॉइंटमेंट का भी कहा जा सकता है, या इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स भी इशू किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह रूल 2 में जो आप पढ़ेंगे रूल 3 में पढ़ेंगे, ये आप अलग-अलग कीजिएगा और साथ आप नेचर, स्कोप और ऑब्जेक्ट बना दें। ये छोटा सा क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, और ये है भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 दफ़ा ये आ चुका है। हाँ जी, क्लियर है क्वेश्चन? कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं हम। आगे चलो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स पार्टी ऑर्डर एंड एक्स पार्टी डिग्री। रूल
रूल का लॉ का ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रिंसिपल है, जनरल प्रिंसिपल है लॉ का, कि बगैर सुने कोई फैसला ना किया जाए, जो कि आप जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ते थे ऑडी आल्टम पार्टम, नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। लेकिन जो एक्स पार्टी डिग्री है ना, उसकी एक्सेप्शन है। तो इस हवाले से ऑर्डर 9 रूल 6 एप्लीकेबल होगा कि फर्स्ट हियरिंग है, यहाँ पर तो मैंने फर्स्ट हियरिंग लिखा है ना, आप फर्दर ये लिख सकते हैं कि अर्जन कर दी गई है ना अगर प्रोसीडिंग्स, अगर उस पर डिफेंडेंट नहीं आता और अदालत को ऐसा लगता है कि ड्यूरी समन्स भेजे गए हैं, सर्व किए गए हैं, तो फिर उसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई अमल में आएगी। तो इस क्वेश्चन में आप ये पढ़ेंगे कि अगर आपके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की कर दी जाती हैं डिफेंडेंट के हवाले से, तो कौन कौन सी आप रेमेडीज अवेल कर सकते हैं। ये सिंपल भी आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है कि इफ द डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर what action can be taken against him and what remedies are available, इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस में ऑर्डर 17 रूट 2 लिखे हैं, पहले भी क्वेश्चन में इसका जिक्र आ गया। अच्छा, अब ऑर्डर 9 रूल 6 देखते हैं कि जिसमें कहा है कि व्हेन द सूट इज कॉल्ड फॉर हियरिंग, प्लेंटिव अपीयर्स बट डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर, द कोर्ट विल प्रोसीड एक्स पार्टी। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का क्या मतलब होता है? ऐसी प्रोसीडिंग जो डिफेंडेंट की एब्सेंस में ली गई हैं। अब इसकी एसेंशियल्स ये हैं कि प्लेंटिव ने अपेयरेंस दी, अपेयरेंस इन पर्सन भी हो सकती है या प्लीडर के थ्रू भी हो सकती है। डिफेंडेंट फेल हो गया अपेयरेंस देने में, और ये कि समन्स ड्यूली सर्व नहीं किए गए, और ये प्लेंटिव ने इसको साबित करना है, तो फिर क्या होगा? एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स पास कर दी जाएंगी। रूल 7 में ये बताया गया है कि अगर आप अगली हियरिंग पे पेश हो जाते हैं जो अर्जन की गई है प्रोसीडिंग, और गुड कॉज असाइन कर दें, तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स को सेटिसाइड किया जा सकता है। इसके लिए आप क्या करेंगे? अपेयरेंस बिफोर द कोर्ट बिफोर पासिंग ऑफ डिक्री असाइनिंग अ गुड कॉज, और सफिशिएंट कॉज से ये ज़्यादा वाइडर एक्सप्रेशन यूज हुई गई है। ठीक है। अच्छा, आगे ये ऑर्डर 9 रूल 6 में ये बताया गया है कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स के बाद भी अगर डिफेंडेंट नहीं आता या फिर सेटिसाइड नहीं करवाता, तो फिर उसके खिलाफ फिर एक्स पार्टी डिग्री पास कर दी जाएगी। एक्स पार्टी डिग्री मतलब फाइनल डिग्री जो डिफेंडेंट की एब्सेंस में पास हुई है। अच्छा, अब इसके हवाले से एसेंशियल्स क्या हैं कि एब्सेंस में पास होगी, प्लेंटिव एविडेंस प्रोड्यूस करेगा, और उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि एक्स पार्टी डिग्री ग्रांट करती है कि नहीं करती है अदालत। अच्छा, ऑर्डर 9 रूल 13 में बताया गया है कि एक्स पार्टी डिग्री को सेटिसाइड करने के लिए आप रूल 13 के तहत एप्लीकेशन फाइल करोगे उसी अदालत में जिसने डिग्री प्रोनाउंस किया। अब एक्स पार्टी डिग्री को सेटिसाइड करने के जो ग्राउंड्स हैं वो यही है कि समन्स ड्यूली सर्व नहीं हुए, कि सफिशिएंट कॉज अवेलेबल है, जिसकी वजह से मतलब कि नॉन अपेयरेंस क्यों उसने दी है, और जब जब सूट हियरिंग के लिए कॉल किया गया था, तो फिर क्या होगा? अगर अदालत को लगता होगा कि एक्स पार्टी डिग्री सेटिसाइड होनी चाहिए तो उसको सेटिसाइड कर दिया जाएगा। लेकिन एक्स पार्टी डिग्री को सेटिसाइड करने के हवाले से जो ऑर्डर्स पास करने हैं उससे पहले ऑपोजिट पार्टी जो कि प्लेंटिव होगी उसको भी नोटिस सर्व किया जाएगा। उसको सुनने के बाद, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद फिर सेटिसाइड की जाएगी। इसके अलावा जो रेमेडीज अवेलेबल हैं, अपील है, 12(2) की एप्लीकेशन फाइल कर दें, रिव्यू में चले जाएं, या रिवीजन इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट, या अगर कोई भी ऑल्टरनेटिव रेमेडी नहीं है तो आप रेट ज्यूरिसडिक्शन के तहत जा सकते हैं। हाँ जी, क्लियर है क्वेश्चन सबको? अच्छा, अगला क्वेश्चन हम ये पढ़ने लगे हैं कि अगर प्लेंटिव अपने क्लेम में से कुछ पोर्शन को छोड़ देता है, क्या छोड़े हुए पोर्शन के हवाले से वो दावा दायर करने का अख्तियार रखता है? क्वेश्चन ये है। या फिर सिंपल ये आ सकता है कि ऑर्डर 2 रूल 2 में जो लॉ बताया गया है वो एक्सप्लेन किया जाए। ठीक है। ऑर्डर 2 रूल 2 इसलिए डिवाइस किया गया है कि ये पार्टी को प्रिवेंट करता है कि आप अपने क्लेम्स रेमेडीज को ना स्प्लिट करके ना लेके आए, जो कि एक ही कॉज ऑफ एक्शन से राइज हो रहे हैं। आपको कोई चीज़ चाहिए तो एक ही साथ क्लेम में मांगे, स्प्लिट करने से यहाँ पर मना कर दिया गया है, क्योंकि दो दफ़ा एक मसले के लिए किसी डिफेंडेंट को परेशान नहीं किया जा सकता। तो एक तरह से ये पेनल्टी के तौर पर बार रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि छोड़े हुए पोर्शन जो कि ओमिटेड पोर्शन है उसके हवाले से कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ऑब्जेक्ट क्या है इस रूल का? कि ट्वाइसली वैक्स नहीं करना, परेशान नहीं करना, और यह है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को भी प्रिवेंट करना है। अब कंडीशन यही है कि जो अभी आप मांगने हैं ये तो वही है जो प्रीवियस कॉज ऑफ एक्शन में डिस्कस हो चुके हैं, सेम पार्टीज के दरमियान है, फॉर्मर कोर्ट है, एडजुडिकेट भी मैटर कर दिया है, मतलब कि डिसीजन दे दिया है, मेरिट्स के मुताबिक दे दिया है, पार्टीज को फैक्ट्स के हवाले से आगाही थी, तो ऑर्डर 2 रूल 2 यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है। सूट के हवाले से जनरल प्रिजम्पशन ये है
कि पूरा क्लेम आपको लेके आना चाहिए। जो आप छोड़ देते हैं पोर्शन, वो फिर ये है कि आप उसके वाले से कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये है कि अगर आपने किसी और अदालत की जुरिस्डिक्शन में लेके जाना है तो उसकी हद तक आप फिर उसको पोर्शन को रिलिंक्विश कर सकते हैं। उसके बाद ये कहा गया कि अगर आप कोई हिस्सा ओमिट कर देते हैं गलती से या जानबूझकर रिलिंक्विश कर देते हैं, तो उस छोड़े हुए पोर्शन के हवाले से अगर अदालत की परमिशन के बगैर ये काम किया गया तो फिर आप दावा दायर नहीं कर सकते। इसी तरह जब एक से ज़्यादा आपके रिलीफ्स हैं, अगर आप उसमें से कुछ ओमिट कर देते हैं अदालत की इजाज़त के बगैर ही, तो आप उसके हवाले से दावा दायर नहीं कर सकते। यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस में ऑर्डर 23 रूल 1 का जिक्र किया गया कि जहाँ पर आप केस विड्रॉ कर लेते हैं या क्लेम का कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं कोर्ट की परमिशन के बगैर, बेशक आपका मतलब कि एडमिट भी कर लिया जाए क्लेम, एक तो आपको ये पेनल्टी पड़ेगी कि कॉस्ट देना पड़ेगा, और साथ आपको मना कर दिया जाएगा कि आप प्रेस सूट फाइल नहीं कर सकते उस ओमिटेड पोर्शन के हवाले से। ऑर्डर 2 रूल 2 के साथ रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होता है, तो उसमें भी यही है ना कि जैसे एक दावा सुन लिया गया है तो डिसमिस हो गया मैटर, अगर दोबारा आप दायर करते हैं तो यहाँ पर ये दोनों प्रोविजन फिर एप्लीकेबल होती हैं और उस सूरत में प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट है या पार्टीज भी सेम नहीं है, वहाँ पर ऑर्डर 2 रूल 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ जी, क्लियर है सबको? जी, यहाँ तक क्लियर है, आगे चलो। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये अदालती फैसले के तीन फॉर्मेट्स हैं। जजमेंट की बात करते हैं ना, तो जजमेंट का मतलब ये होता है कि किसी डिसीजन के हवाले से जो अदालत की रिमार्क्स होती हैं, स्टेटमेंट होती है, फाइंडिंग्स होती हैं, उसे हम जजमेंट कहते हैं, चाहे वो डिक्री के हवाले से जजमेंट दी गई है या ऑर्डर के हवाले से दी गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिक्री क्या होता है। डिक्री का मतलब ये है कि जो आखिरी फैसला केस का किया जाता है, जिसके तहत कंट्रोवर्सी मुकम्मल तौर पर रिजॉल्व कर दी जाती है, कंट्रोवर्सी और ये बता दिया जाता है कि पार्टीज के क्या राइट्स हैं, उसे हम डिक्री बोलते हैं। ऑर्डर का मतलब ये है कि कोई भी जैसे किसी चीज़ के हवाले से डिसीजन देना है, कानून के मुताबिक जब दे दिया जाता है उसे हम ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले डिक्री देखते हैं। डिक्री का क्या कहा है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के तहत है, डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन so far as regard the court expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit. It may be either preliminary or final. अब इसका जो ये बताया गया कि फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, फॉर्मल एक्सप्रेशन मीन्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ, एडजुडिकेशन मीन्स जुडिशियल डिसीजन। अब यहाँ पर अगली बात क्या उसने की है, कंक्लूसिवली डिटरमिन्स द राइट्स ऑफ पार्टीज, मतलब कंप्लीटली तौर पर डिक्लेयर कर देता है कि पार्टीज के राइट्स क्या हैं, किस हवाले से, कंट्रोवर्सी के हवाले से। प्रिलिमिनरी भी हो सकते हैं, फाइनल भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें पहले पार्शियल डिक्री अनाउंस कर दी जाती है, जिसमें फर्दर क्या कहते हैं फर्दर प्रोसीडिंग्स बाकी होती हैं, और फाइनल में कम्प्लीटली तौर पर मैटर जो है डिस्पोज ऑफ हो जाता है। अच्छा, अब कौन से ऑर्डर्स हैं जो कि डिग्री में इंक्लूडेड है? ठीक है, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, सेक्शन 144 के तहत अगर मैटर डिटरमिन किया जाता है। सेक्शन 144 में एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन का जिक्र है। जब आप बेनिफिट्स रिस्टोर करने के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हो ना कि अदालती फैसला आपके हक में हो गया, लिहाजा ये बेनिफिट्स रीस्टोर कर दिया जाए, तो इस पर जो फैसला होगा वो भी डिक्री होगा। उसके अलावा प्रॉपर्टी को अटैचमेंट से रिलीज करना है, ये जजमेंट डेटर रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन शो कर रहा है। अच्छा, ये ऑर्डर 20 लिखा गया है, ये काइंडली सारा ना आप सही करना है, ये ऑर्डर 21 है। इसके अलावा यह बोनाफाइड क्लेमेंट रेजिस्टेंस शो करता है, या पोजेशन रिस्टोर कर दी जाती है बोनाफाइड क्लेमेंट को, या फिर कुछ ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि कंक्लूसिव समझे जाते हैं जिस पे दावा बार्ड है, तो ये इन पे जब कोई ऑर्डर पास किया जाता है उसे डिक्री कंसिडर किया जाएगा। लेकिन कौन से ऑर्डर्स हैं जो कि डिग्री में इंक्लूडेड नहीं है, जैसे अपीलेबल ऑर्डर है, ठीक है, ऐसे ऑर्डर जिनके खिलाफ आप अपील दायर कर सकते हैं, या डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट में ऑर्डर पास कर दिया जाता है अदम पैरवी खारिज, ये डिग्री में कंसिडर नहीं किए जाते। डिग्री का क्या मतलब होता है? एन ऑफिशियल डिसीजन मेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। ये बाकी देख लें, ये जो ऊपर बताई हैं, और बाकी फर्दर इसमें
कंडीशनल डिक्री, एक्स पार्टी डिक्री, कॉन्सेंट डिक्री भी आ जाती है, जो ऊपर जिन सवाल को डिटरमिन करना होता है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। थोड़ी सी आप डिटेल इसको कटेल कर सकते हैं। उसके बाद ये जो मैंने ये बातें की हैं कि इसमें इसको आगे तोड़ दिया है, ये एडजुडिकेशन है, दावे में दी गई एडजुडिकेशन पार्टीज के राइट्स को डिटरमिन कर रहा है, कंट्रोवर्सी से रिलेटेड है। अब आगे इसके फर्दर कंपोनेंट्स तोड़ दिए गए हैं। फॉर्मल एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, एडजुडिकेशन किसे कहते हैं, कंक्लूसिवली डिटरमिन मैटर्स इन कंट्रोवर्सी, ये जो मैंने आपको बताई है। अच्छा, डिग्री के दो फॉर्मेट्स हैं, एक एग्जीक्यूटरी डिग्री होती है जो कि एग्जीक्यूशन जिसकी हो सकती है। डिक्लेरेटरी डिग्री का मतलब है कि जो सिर्फ डिक्लेयर होती है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं होती है इसकी। उसके बाद अगला इसमें है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिग्री। फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ, मतलब जब अदालती फैसला रिटर्न में कानून के मुताबिक दे दिया जाता है उसे हम ऑर्डर कहते हैं। डिसीजन बाय सिविल कोर्ट, फॉर्मल एक्सप्रेशन। फॉर्मल एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, इन राइटिंग प्रिसाइज, लैंग्वेज मस्ट बी डिलीवरेबल, मतलब आसान फहम होनी चाहिए जिसकी एग्जीक्यूशन मुमकिन हो सके। नॉट अ डिग्री, उसमें डिग्री एक्सक्लूड कर दिया गया है। क्लासेस ऑफ ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर, इंटरलोकेटरी ऑर्डर, ये आगे डिफरेंस है इसका, ये आप देख लीजिएगा। और जजमेंट, द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिग्री और ऑर्डर। अब इसके एसेंशियल्स क्या हैं, must contain direction of the court as to cause, must be statement given by judge, must be based on all arguments and evidence reasons, must be speaking order, must determine rights and liabilities of parties, ground of decision shall be pronounced in open court, must be in writing signed by judge, must not be altered if pronounced। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? कोई सवाल आपका? अच्छा, अगला क्वेश्चन है सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट। देखें, जब आपने गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल करना है उसके लिए कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स हैं जिनको ऑब्जर्व किया जाएगा। सेक्शन पोर्शन में 79 से लेके 82 की प्रोविजन है और ऑर्डर 27 इससे डील करता है। ठीक है, अब इसमें यह है कि पार्टीज की डिस्क्रिप्शन इस तरह से होगी कि अगर आप फेडरेशन के बिहाफ पे या खिलाफ केस फाइल करते हैं तो पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए उस प्रोविंस का जिक्र होगा। और इसके लिए दावा दायर करने से पहले आपको नोटिस सर्व करना होगा और नोटिस सर्व करने के बाद 2 माह आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप 2 मंथ्स का वेट नहीं करते या प्लेंट में आपने नहीं लिखा कि आपने नोटिस सर्व कर दिया तो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड मिल जाता है गवर्नमेंट की साइड पे रिटर्न स्टेटमेंट दायर करने के लिए। तो आगे इधर बताया गया है कि कहाँ पर आप नोटिस सर्व कर सकते हैं। अगर फेडरेशन गवर्नमेंट के खिलाफ है, फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ है तो सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के खिलाफ है तो सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट या फिर कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, या अगर रेलवे मैटर से रिलेटेड है तो जनरल मैनेजर को नोटिस सर्व किया जाएगा। ठीक है, प्लेंट का फॉर्मेट क्या होगा, कॉज ऑफ एक्शन, प्लेंटिस की डिस्क्रिप्शन, रिलीफ क्या मांगने आए और प्लेंट में ये मेंशन होगा कि नोटिस डिलीवर कर दिया गया है। उसके बाद ये है कि आप प्रोसीडिंग्स के दौरान ना तो पब्लिक सर्वेंट को अरेस्ट कर सकते हो और उसे पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्पशन भी हासिल है। ठीक है, उसके बाद डिग्री की एग्जीक्यूशन के हवाले से ये है कि इसमें जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होगा उसमें इसकी एग्जीक्यूशन करवाई जाएगी। अगर फिर भी उस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में एग्जीक्यूशन नहीं हुई तो उस हवाले से रिपोर्टिंग की जाएगी ऑर्डर्स के लिए ताकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इस पर डायरेक्शन दे सके। स्टिल अभी 3 मंथ्स गुजर गए हैं और अभी अनसेटिस्फाइड एग्जीक्यूशन नहीं हुई है तो फिर कंपेल किया जाएगा कि इसकी एग्जीक्यूशन करवाई जाए। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने सेंड की थी, आप यूट्यूब लेक्चर में देख लीजिएगा, अलहदा से ये फुल फ्लेज टॉपिक डिस्कस किया गया है और उसमें मैंने एक हैंड आउट बनाया था। एक मिनट, ये एक हैंड आउट मैंने बनाया था, आप काइंडली इसको देखिएगा ताकि आप अपने सवाल में एडिशन कर सकें अगर ये आपको क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं कि सब्सटैंटिव लॉ सेक्शन पोर्शन, प्रोसीजरल लॉ क्या बताया गया, तो सेक्शन 79 से लेके 82 तक और ऑर्डर 27 भी डिस्कस किया गया है, शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है, ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
आसान ही है, आप इसको एक दफ़ा स्टडी कर लीजिएगा। अगर आपको मुश्किल लगा तो फिर ये मैं आपको खुद करवा दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ तक करना है, ठीक है। आगे समरी प्रोसीजर। इन्हें कितने सवाल रह गए इसके? मैं एक सवाल तो कैंसिल करूंगी इसमें। जी एक जी। ट्रांसफर ऑफ केसेस मुझे नहीं